अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह तो आपने डेफिनेटली पढ़ा ही होगा पहले। लॉ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है पहले। यस सर, पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मेरे साथ कोई क्लास अभी तक हुई है कि नहीं हुई है? सर एक हुई है आपके साथ। अच्छा, क्या पढ़ा था उसमें हमने? सर उसमें हमने, एक मिनट सर बताता हूँ आपको। जी जी। ये जो अलीजा है या ये जो और किसने ज्वाइन किया जी हमें? नैयर। लास्ट क्लास में कुछ याद है कि क्या पढ़ा था हमने? सर एक मैं कॉपी अपनी उठा लूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैंने सब नोट किया हुआ है उस पे। ठीक है जी, जरूर। सर एजेंसी का पढ़ा था, एजेंट की टाइप्स पढ़ी थी और एजेंट के बारे में। ये सर हमने पढ़ा था सौर प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, कंपनी के बारे में। ठीक है। उसके बाद कंपनी की टाइप्स पढ़ी थी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय जनरेट, अनलिमिटेड कंपनी, हमने यही पढ़ा था बस। ठीक है, तो आप दोनों डिफरेंट क्लास से हैं या एक ही क्लास से हैं? सर एक ही क्लास के। ठीक है। तो हमने अभी तक यानी कंपनी की टाइप्स वगैरह और वो देखी हैं, और एजेंसी हमने देखी है कि एजेंसी प्रिंसिपल या एजेंसी रूल जो है वो क्या है। यस सर। और एजेंट वैसे होता कौन है? कौन सर? एजेंट कौन होता है? सर एजेंट मेन जो कंपनी हैंडल करता है। एजेंट वो है कोई भी ऐसा बंदा जो कि आपके बिहाफ पे एक्ट कर रहा हो। आपने उसको हायर किया हुआ होगा और वो आपके बिहाफ पे जो है वो एक्ट कर रहा होगा। मैंने वो एक लिखी थी कि ही हु एक्ट्स बाय अदर्स एक्ट्स हिमसेल्फ, अगर आपको कोई याद आ रहा हो तो। कुछ याद है? नहीं है? सर याद है। अच्छा। और हमने इसमें हमने इसमें ये देखा था कि एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू any lawful act for another or to represent another in dealing with a third person। कि पहले तो ये है कि आपने इसको हायर किया हुआ होगा कि ये बंदा किसी के बिहाफ पे काम कर रहा होगा। और फिर बात ये थी कि जो भी काम है वो लॉफुल होना चाहिए ऑब्वियसली। इलीगल एक्ट के लिए अगर आपने किसी बंदे को हायर किया हुआ है तो आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। और कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होता है और उसमें क्या क्या कंडीशंस वगैरह होती हैं वो क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हैं तो उसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। फिर हमने बात की थी कि एजेंट की टाइप्स क्या हो सकती हैं, और इसमें हमने ये कमर्शियल एजेंट और ब्रोकर और ऑक्शनियर और डेल क्रेडियर एजेंट। डेल क्रेडियर एजेंट क्या होता है जी? कुछ याद है? नहीं याद? यस सर, क्या आप क्वेश्चन रिपीट करिए प्लीज। डेल क्रेडियर एजेंट। सर ये इस बारे में आपने कुछ नहीं बताया था मुझे। ये कंसाइनमेंट की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर याद आ रहा हो तो। कि कंसाइनमेंट पे आपने गुड्स भिजवाए शहर से बाहर किसी को, सपोज। और ये किसकी रिक्वेस्ट आई थी?
अच्छा, वापस हो गई है। अच्छा, कंसाइनमेंट पे हमने गुड्स भिजवाए, और ये हंजला की बार बार जो है वो ड्रॉप होती जा रही है। मद्रियाज, अच्छा जी। तो कंसाइनमेंट पे आपने गुड्स भिजवाए, और जो कंसाइनर है ये वो बंदा होगा जो कि गुड्स भिजवा रहा है, और कंसाइनी वो आदमी है जिसके पास जो है वो गुड्स पहुंचे हैं, जो कि आपका एजेंट है। इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि, और जो शेयरिंग है, शेयरिंग को हम कर लेते हैं चेंज, के वो किसी विंडो के हिसाब से हो जाए। प्रेजेंटिंग में स्टॉप प्रेजेंटिंग करके, और योर एंटायर स्क्रीन। अच्छा जी। तो ACL है जी, आज की डेट है 17 नवंबर। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं जूम। और फॉन्ट जो है वो हम कर लेते हैं जी। एजेंसी हम पढ़ रहे हैं, और डेल क्रेडियर एजेंट पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जो बात की थी वो कंसाइनमेंट की थी। कंसाइनमेंट क्या होता है? कंसाइनमेंट क्या होती है, कुछ याद है? नो सर, मुझे नहीं याद। When goods are sent by the principal to his agent, ये जो प्रिंसिपल है इसको, ये बेसिकली गुड्स बेचने वाला है, और इसको हम कंसाइनर कहेंगे, जो गुड्स भिजवा रहा है। और जिसके पास गुड्स भिजवा रहा है, मसलन हम यहाँ से लाहौर गुड्स भिजवा रहे हैं कि आपने जो है वो लाहौर में हमारे गुड्स जो हैं वो सेल करने हैं। अगर हमें वहाँ पे रिस्पांस अच्छा मिल जाएगा तो फिर हम गुड्स जो है वहाँ पे अपनी को प्रॉपर फैक्ट्री वगैरह तब ओपन करेंगे कि अगर मुझे पहले वहाँ पे मार्केट नज़र आएगी तो मेरे लिए सेफर ऑप्शन ये है। डिटेल में तो हमने खैर लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था। सेफर ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं पहले किसी को गुड्स वहाँ पे भिजवाऊँ और ट्राई करूँ कि ये चेक करूँ कि क्या लाहौर में या कराची में या जहाँ पे भी, कि मेरी गुड्स की वहाँ पे मार्केट मौजूद है या नहीं है। अगर तो मुझे वहाँ पे अपने गुड्स की मार्केट नज़र आए तो मैं ठीक है अपने गुड्स वहाँ पे भेज दूँ सेल करने के लिए, और फिर उसके बाद रिस्पांस अगर अच्छा आए तो फिर मैं वहाँ पे अपनी फैक्ट्री भी ओपन कर सकता हूँ। अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं है तो फिर मैं फैक्ट्री डायरेक्टली ओपन मैं अपनी करके और पैसा अपना ज़ाया करने से बच जाऊंगा। तो व्हेन गुड्स आर सेंट बाय द प्रिंसिपल हु इज बेसिकली द सेलर इन दिस केस, और कंसाइनमेंट की टर्म्स में हम ऐसे बंदे को कंसाइनर कहेंगे जो गुड्स भिजवा रहा है, और जिसके पास भिजवा रहा है हम उसको एजेंट कहेंगे एजेंसी रूल के तहत, और कंसाइनमेंट की जुबान में हम इसको कंसाइनी कहते होते हैं। ठीक है, ये वो बंदा है जो कि हमारे एजेंट इन
in some village or country or city, etc., that agent is just responsible to hold, manage, and sell the goods for a commission. इसका जो 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 एजेंट है या जो कंसाइनी है, इसका सिर्फ काम ये होगा कि ये गुड्स को होल्ड करेगा, मैनेज करेगा और सेल करेगा। और जब सेल करेगा तो ऑब्वियसली इसको सेल के ऊपर जो है वो इसको कमीशन मिल जाएगा। इसके अलावा कंसाइनी का और कोई काम नहीं। अच्छा, अब ये क्योंकि हम किसी और जगह पे भिजवा रहे हैं जो कि हमारी जान पहचान की जगह जो है वो नहीं है, तो सेफर ऑप्शन ये है कि हम अपने कंसाइनी को, जो हमारा एजेंट है, एजेंट से हम ये कहें कि भाई गुड्स आप कैश पे बेचें, उधार पे आपने नहीं बेचना। आपने अगर चीज़ उधार पे बेच दी, आप कराची में हैं, अगर आपने चीज़ उधार पे बेच दी और अगले बंदे ने उधार वापस ना किया, तो मैं इस्लामाबाद से उधार वसूल करने के लिए कराची कहाँ कहाँ और किस किस को ढूंढता रहूँगा। तो आपने गुड्स जो सेल करने हैं वो कैश पे करने हैं, क्रेडिट पे नहीं करने। डेल क्रेडेर एजेंट जो होता है, ये होपफुली आपके सामने ये अब लिखा हुआ आ रहा होगा। अ डेल क्रेडेर एजेंट इज वन हु इन कंसिडरेशन ऑफ एन एक्स्ट्रा कमीशन guarantees his principal that the person with whom he enters into contract on behalf of the principal shall perform their obligation. He occupies the position of both a guarantor and an agent. अब डेल क्रेडेर एजेंट क्या करेगा कि ये गारंटी दे देगा ओनर को। गारंटी क्या देगा कि मुझे चीज उधार पे बेचने दें, अगर मैंने किसी को चीज उधार पे बेची और उस बंदे ने पैसे वापस ना किए तो नुकसान मेरे जिम्मे रहा, आपको आपके पैसे पूरे वापस मिलेंगे। तो मुझे तो इसी चीज से गर्ज है कि मुझे पैसे मिलने चाहिए। तो अगर मुझे डेल क्रेडेर एजेंट इस बात की गारंटी दे देता है कि मुझे सेल क्रेडिट पे करने दें, अगर किसी ने बैड डेट कर दिया तो बैड डेट जो है वो मेरे जिम्मे रहेंगे, आपको उसकी टेंशन उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस चीज के मैं थोड़ा सा नॉर्मल कमीशन से कमीशन अलहदा भी चार्ज करूंगा इस गारंटी देने का। इस किस्म के एजेंट को डेल क्रेडेर एजेंट कहते होते हैं। उधार पे चीज बेच रहा है और गारंटी दे रहा है कि अगर चीज वापस आपको ना मिली तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि पैसे आपको हर सूरत में आपको आपके मिल जाएंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। कौन एक्सप्लेन करेगा जी इसको? नैयर जमान जो है वो इसको एक्सप्लेन करें। सर, डेल क्रेडिट एजेंट वो होता है जो गारंटी देता है ऑनर को कि अगर मैंने चीजें क्रेडिट पर भी अगर शेयर की तो आपको आप जो इसकी वैल्यू है वो मिल जाएगी, कीमत। हाँ, अगर बैड डेट भी हो गया तो बैड डेट आपके जिम्मे नहीं रहेगा, बैड डेट मेरे जिम्मे रहेगा। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने इसकी सब एजेंट की बात भी की थी कि अगर कोई बंदा, और हमने इस सब एजेंट की एग्जांपल्स में हमने डिस्कस किया था कि जैसे लॉयर्स हैं वो अपने जूनियर लॉयर्स हायर कर लेते हैं, या जैसे अगर कोई बड़ा सर्जन है या बड़ा कोई फिजिशियन है, डॉक्टर है कोई, तो वो
उस डॉक्टर ने अपनी एक टीम हायर की हुई होगी जिसमें जूनियर डॉक्टर्स वगैरह होंगे, हिस्ट्री वगैरह लेना उसका काम होगा, बेसिक इंफॉर्मेशन वो इकट्ठी करेगा। सर्जरी की जब बारी आई तो फिर वो ये है कि मेन जो डॉक्टर है वो सर्जरी वही करेगा, या मेन लॉयर जो है वो मुकदमा वही लड़ेगा। जैसे हमने एहतजाज एहसन की और बाकी हमने उनकी एग्जांपल्स जो हैं वो हमने डिस्कस की थी। तो जो एजेंट है वो सब जो जो एजेंट है वो अपना सब एजेंट भी एम्प्लॉय कर सकता है अगर वो करना चाहे तो, लेकिन हमने उसमें फिर कंडीशंस पड़ी थी कि किस किस सूरत में जो है ये काम हो सकता है और किस किस सूरत में ये काम नहीं हो सकता। ये प्रिंसिपल मैंने अगर मुकदमे के लिए हायर किया हुआ है तो मेरी एक्सप्रेस परमिशन की ज़रूरत आपको होगी। वाज़े तौर पे मैंने आपसे कहा होगा कि ठीक है, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से इजाज़त है। अगर तो मैं इजाज़त दे दूं तो फिर तो ठीक है, अगर मैं इजाज़त ना दूं तो फिर वो ये काम नहीं कर सकता। ठीक है जी, ये तो वो चीज़ें हैं जो कि हमने लास्ट टाइम तक जो है वो हमने बात की थी। को एजेंट हमने कहा था कि हम नेक्स्ट टाइम जो है वो डिस्कस करेंगे कि को एजेंट जो है वो क्या होता है। को एजेंट और a substituted agent is a person who is named by the agent or an express or employed authority from the principal to act for the principal. अब ये जो को एजेंट है इसकी इजाजत जो है वो बाकायदा तौर पे प्रिंसिपल कौन आदमी है? मेन बंदा जिसने आगे एजेंट को हायर किया हुआ था। अब सपोज के एग्जाम्पल के तौर पे वैसे बात कर रहा हूं कि लॉ में भी डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। कुछ लोग हैं जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में या क्रिमिनल केसेस में वो करते हैं, स्पेशलाइज करते हैं। कुछ लोग हैं जो कि सिविल मुकदमात में ज़मीन जायदाद का कोई मसला है या कुछ खानदानी झगड़े हैं या वगैरह वगैरह, सिविल में भी फिर आगे काफ़ी। कुछ लोग हैं जो कि कॉरपोरेट मामलात में कॉरपोरेट लॉयर्स होते हैं, कंपनीज के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने का काम करते हैं। तो हर किसी की स्पेशलाइजेशन डिफरेंट है। आप एक मेन उसके पास गए, लॉयर के पास गए और उस लॉयर ने आपको रिकमेंड किया कि आप, ये मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं है, आप मेरे पास तो आए हैं, ठीक है, और अगर आप बहुत ही वजिद हैं कि मैं आपका मुकदमा लड़ूं तो मैं मुकदमा आपका लड़ सकता हूं, लेकिन बेहतर है कि ये जो साहब हैं ये आप जब आप अगर आपके मामलात कंपनी के हैं तो आप इनसे राब्ता करें और मैं इनको रेकमेंड करता हूं कि ये आपका आगे मुकदमा कोर्ट में पेश करें। तो ये को एजेंट या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वो है हु इज नेम्ड बाय द एजेंट on an express or employed authority from the principal to act for the principal. अब मैंने ही उसको ऑब्वियसली इजाजत आगे दी कि आप बंदा को मुझे रिकमेंड करके बताएं जो कि उस एरिया में स्पेशलाइज किया हुआ हो, जिस एरिया में मैं मुकदमा जो है वो लड़ना चाहता हूं। उसने मुझे बंदा रिकमेंड किया, मैंने कहा ठीक है जी, इस बंदे को हम इजाज़त देते हैं
कि ये बंदा मेरे बिहाफ पे कोर्ट में मुकदमा पेश कर दे। वो क्या कह रहे हैं कि ही इज नॉट अ सब एजेंट, ये उसका अपनी टीम में उसका हायर किया हुआ बंदा नहीं है, उसका प्रपोज शुदा बंदा जरूर है, लेकिन उसका हायर किया हुआ बंदा नहीं होगा। सब एजेंट कौन है? सब एजेंट वो बंदा है जो कि सब एजेंट वो बंदा है जो कि एजेंट ने अपॉइंट किया हुआ है, एम्प्लॉय किया हुआ है, उसका मुलाजिम है। ये उसका मुलाजिम नहीं है जो को एजेंट है, बल्कि उसने उसका नाम जरूर प्रपोज किया था कि जी आप इनसे रब्ता कर लें, या ये वो बंदे हैं, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप मुकदमा इनके थ्रू आगे पेश कर दें। तो वो क्या कह रहा है कि जी इज नॉट अ सब एजेंट बट एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल फॉर सच एक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द एजेंसी एज टू बी इंटरेस्टेड टू हिम। जो काम उसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई एक ऐसा टास्क या स्पेसिफिक कोई ऐसी चीज जो कि उसको असाइन की जाएगी कि आप ये चीज हैंडल करें। He is the agent of the principal, though he is named at the request of the principal by the agent. एजेंट ने उसका नाम प्रपोज किया है, प्रिंसिपल के कहने पे प्रपोज किया है। प्रिंसिपल ने कहा कि यार मुझे कोई बंदा बताओ जो कि मेरा ये स्पेसिफिक वाला मसला हल कर सके। एजेंट ने ही उसका नाम जो है वो प्रपोज कर दिया, आपने कहा ठीक है इस बंदे को हम रख लेते हैं, तो ये को एजेंट हो गया। In selecting a co-agent for his principal, an agent is bound to exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case, as if he does this, then he is not responsible to the principal for the acts or negligence of his co-agent. जिस बेहतर हद तक आपने मुझसे नाम मांगा था कि भाई को बंदा प्रपोज कर दे, को बंदा बता दे, मैं जो बेस्ट पॉसिबल बंदा जिसको मैं जानता था उसका मैंने नाम आपको बता दिया। अब वो बंदा आपका काम अगर ठीक तरीके से नहीं कर सका, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि अपनी अकल को बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए जो बेहतर ऑप्शन मेरी नजर में थी वो मैंने आपको बता दी। आगे आपका काम हो सका या नहीं हो सका उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझसे आपने मशवरा मांगा था, मैंने अपने बेहतरीन अपनी प्रोफेशनल जजमेंट और बेहतरीन नियत से जहन में रखते हुए मैंने नाम प्रपोज कर दिया। काम होने ना होना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस पे आपने खुद ट्रस्ट करके कहा है कि यार ठीक है इस बंदे को हम अपना मामला सौंप देते। ठीक है, तो को एजेंट मेन जो चीज है जो इसमें समझने वाली को एजेंट में और सब एजेंट में, वो ये है कि सब एजेंट जो है वो बाकायदा तौर पे एजेंट ने उसको मुलाजिम अपना रखा हुआ होगा, एजेंट ने उसको एम्प्लॉय किया हुआ होगा, जबकि को एजेंट में ये सिचुएशन नहीं होगी। को एजेंट में ये है कि आपने सिर्फ उसका नाम प्रपोज करना है कि ये एक और ऑप्शन है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, और वो हमारा एम्प्लॉय नहीं होगा, हमारा मुलाजिम नहीं होगा। वो उसको बेसिकली मुलाजमत पे अगर रखा भी तो प्रिंसिपल रखेगा, हम नहीं रखेंगे। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है जो कि दोनों में। किसको बात समझ में नहीं आई है? सर नहीं समझ आई। ठीक है जी। समझ में आया क्या है जो डिस्कशन हुई है को एजेंट के बारे में? सर दोनों ने समझे ना, सब एजेंट ना को एजेंट, दोनों समझ में नहीं आई है। ठीक है। मसलन नैयर साहब, आप जो हैं वो एक बहुत ही मशहूर लॉयर हैं, आपका कुछ पिछले 35 साल का तजर्बा है, और अब आप हर मुकदमे
कोई भी मुकदमा आपको आपके पास लेके आए, फीस पे करेगा तो ठीक है, आप ऑब्वियसली उसको हैंडल या देखेंगे, लेकिन अब आप हर मुकदमा खुद नहीं देखते होते हैं। आपने अहमद रियाज साहब, अलीना जफ़र साहिबा और हसीब अहमद साहब, आपने अपने 3 मुलाजिम रखे हुए हैं जो कि ये काम करते हैं कि बेसिक होमवर्क, जो भी मुकदमा आपके सामने आता है उसकी जो बेसिक तैयारी होती है वो बेसिक तैयारी पूरी कर लेते हैं। या अगर आप कभी हॉस्पिटल गए हों तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास जाने से पहले पहले ब्लड प्रेशर आपका, टेम्परेचर वगैरह आपका, बेसिक मालूमात आपकी, ये जो नर्सेज और वो होती हैं वो आपसे ले लिया करती हैं कि भाई टेम्परेचर है आपको या नहीं है, बुखार हो रहा है नहीं हो रहा, और फिर डॉक्टर आके वो देख लेता है। वो उस वक्त सवाल नहीं करेगा, टाइम उसके पास ज़रा थोड़ा होता है, उसने मरीज और भी बहुत से देखने होते हैं। अब वो जो नर्सेज वगैरह जो हैं वो सब एजेंट्स हैं। या अगर आप ने जो बंदे हायर करके रखे हुए थे, जैसे ये हसीब है या अलीना है, अहमद रियाज साहब है, आप बड़े लॉयर हैं, आप एतजाज़ एहसन साहब हैं, और आपने आगे हसीब, अलीना और अहमद को हायर करके रखा हुआ है कि जब कोई भी केस अपना लेके आए तो केस के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो नोट करके पेज पे और फिर मुझे दिखाया करो, और उसके बाद फिर मेरे साथ केस डिस्कस किया करो, बजाय इसके कि मुझे सारी की सारी फाइल जो है वो शुरू से जो है वो देखनी पड़े। बेसिक मालूमात मुझे मिल जाएं ताकि मैं फिर उसके हिसाब से मजीद अगली इंफॉर्मेशन डिस्कस करके और देखूं कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सिचुएशन तो हो गई सब एजेंट की। क्लियर हुई है बात या नहीं हुई है? यस सर, क्लियर हो गया सर। को एजेंट में ये होगा, आपके पास मुकदमा आया, आपने कहा कि नहीं यार ये वाला काम जो है ये मैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को तो डिस्कस वो हैंडल करता होता हूँ, मामला कत्ल कताल का हो जाए, चोरी चकारी डकैती का हो जाए, वो चीज़ें मैं देख लेता हूँ, लेकिन कंपनी पे कितना टैक्स लगेगा, कंपनी ने क्या क्या चीज़ें सही तरीके से शो की हुई हैं, नहीं सही तरीके से शो की हुई हैं, ये चीज़ मेरी डोमेन में नहीं आती। हाँ, सुलेमान साहब जो हैं वो एक कॉरपोरेट लॉयर हैं, आपको मैं मशवरा दे रहा हूं कि आप सुलेमान साहब से जाके रब्ता करें। ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि यार ये बंदा जाना पहचाना है और ये आपका मामला सही तरीके से डील कर सकता है। तो ये जो नए साहब आए हैं हमारे पास, क्या नाम है जी इनका, यार ये जो नया बंदा आया है अब्दुल बासित, अब्दुल बासित को आपने कहा कि यार केस आप मेरे पास लेके आए हैं लेकिन चीज़ मेरी डोमेन में नहीं आती है, सुलेमान साहब के पास चले जाएं, सुलेमान साहब आपका मसला हल कर देंगे, क्योंकि वो इस चीज़ का तजुर्बा रखते हैं कि टैक्स आप पे ठीक लगा है नहीं लगा है वगैरह वगैरह, जो भी कॉरपोरेट मसले मसाइल जो है वो हुआ करते हैं। अब अब्दुल बासित साहब ने मुझसे रब्ता किया आपके कहने पे, और अब्दुल बासित साहब की यानी मुझसे मुलाकात के नतीजे में उनका दिल ये कहता है कि हाँ ठीक है ये बंदा मुनासिब मुझे लगता है और मैं अपना मुकदमा इसके थ्रू करवा लेता हूँ। तो नाम आपने रिकमेंड किया था अब्दुल बासित साहब को, मेरा हायर मुझे अब्दुल बासित साहब ने ही किया आपके कहने पे। तो मैं क्या हुआ, मैं को एजेंट हुआ, सब एजेंट ना हुआ। सब एजेंट आपके कौन है? जो कि आपके मुलाजिम हैं, हसीब साहब है, अलीना जफर है, अहमद रियाज साहब है, ये आपके मुलाजिमीन थे। मैं आपका मुलाजिम नहीं हूं, मैं एक अलहदा लॉयर हूं। आपके कहने पे अब्दुल बासित साहब ने मुझे अपने वकील के तौर पे अदालत में पेश किया
अब अगर अदालत में मामला मेरी तरफ से अच्छे तरीके से हैंडल होता है और अब्दुल बासित साहब जीत जाते हैं, तो अब्दुल बासित साहब को ही फायदा है, और अगर मेरी वजह से वो हार जाते हैं, अब्दुल बासित साहब को नुकसान है। आप पे ये नहीं कहा जा सकता कि ये काम आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपने सिर्फ नाम प्रपोज किया था अपनी बेस्ट नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए। गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है या अब्दुल बासित साहब की है जिन्होंने मुझे हायर किया। अब क्लियर है जी सर। क्या फर्क है दोनों में? सर जो सब एजेंट है इसमें, ये मिसाल देता हूँ आपको, अगर जमीन होगी तो इसका केस जो होगा वो उस वकील के पास लेकर जाएंगे, और जो नहीं को समझ एजेंट है में इसमें। नहीं जी समझ में सर। आई आपको? नहीं समझ में आई आपको अभी भी? सब एजेंट में सारे काम आप खुद तो नहीं कर सकते। तुम एक बंदे हो, जी, क्या तुम 50,000 मुकदमे लड़ सकते हो? नहीं सर। नहीं लड़ सकते। तुम्हें ऑब्वियसली थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। हेल्प क्या चाहिए? कि यार अगर कोई आके मेरी इस तरह की हेल्प कर दिया करे कि मुझे फाइलें तैयार कर दिया करे, मुझे ये बता दिया करे कि यार आज जो हम मुकदमा अदालत में पेश करने जा रहे हैं उसमें ये अहम पॉइंट्स हैं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। उस काम के लिए आप क्या कर लेते हैं? बंदे हायर कर लेते हैं। आगे आप वकील ही हैं लेकिन हायर कर लेते हैं, मुकदमा आपने लड़ना है, उन्होंने सिर्फ आपकी हेल्प करनी है केस तैयार करने में। तो जो बंदे आपने मुलाजिम रखे हुए हैं, वकील ही, आप बड़े वकील हैं, आपने हेल्प के लिए जो छोटे वकील हायर करके रखे हुए हैं वो आपके क्या हो गए? सब एजेंट हो गए। और को एजेंट क्या है? आपने कहा यार ये मेरा एरिया नहीं है, सुलेमान साहब से जाकर रब्ता करें, ये उनका एरिया है, और आपकी रिकमेंडेशन पे अब्दुल बासित साहब ने मुझे हायर कर लिया, मैं क्या हो गया? को एजेंट हो गया। अब क्लियर है या अभी भी क्लियर नहीं है? क्लियर है सर। दोबारा एक्सप्लेन करें क्या समझाया? सर सब एजेंट वो होता है, अगर मैं तो 50 केस है, मैं तो सॉल्व नहीं कर सकता, मैंने आगे फिर जो है वो लायर रखे होंगे, वो मुझे सारी जो उनकी समरी है वो होगी केस की, वो मुझे देंगे तो मुझे पता चल जाएगा फिर। कोर्ट में मुकदमा आप लड़ेंगे, कोर्ट जी में सर। पेश आप होंगे, जी तैयारी सर। में वो आपकी मदद कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो आप बेसिकली मुकदमा आपके पास आया है, लेकिन तैयारी के जी लिए सर। आपको बाकी लोग और ऐसे, वो भी वकील ही हैं जी लेकिन वो सर। इतने एक्सपीरियंस नहीं है, जूनियर वकील हैं। तो ये सब एजेंट हो गए। और को एजेंट कौन हुआ? सर को एजेंट में मसलन मैंने बताया कि ये जो सलमान सलमान साहब, ये वाला ये केस जो ये हैंड। ठीक है, ठीक है। चलिए, ये जरा चेंज हो गई है जी। अच्छा, एजेंसी क्रिएट कैसे होती है? कैसे कहा जाए, लोगों को कैसे बताया जाए कि ये बंदा जो है ये मेरा एजेंट है? तो एन एजेंसी रिलेशनशिप is created in 4 ways. नंबर 1, बाय एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट। पहली बात तो यह है कि बाकायदा तौर पे लिखत पढ़त हो जाए, एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया जाए कि आप आज से मेरे बिहाफ पे काम करेंगे।
ठीक है जी। सबसे कॉमन तरीका जो है वो यही है कि लिखत पढ़त कर ली जाए, बाकायदा तौर पे एग्रीमेंट साइन कर लिया जाए, ताकि ये मामला इधर ही, जब बात लिखत पढ़त में आ गई, ब्लैक एंड वाइट में आ गई, तो कागज के ऊपर आ गई, तो अब और दोनों के साइन भी हो गए, तो अब ये चीज पक्की हो गई कि आप अब मेरे बिहाफ पे काम करेंगे। दूसरा काम है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन क्या होती है? when a person who does not actually have actual authority as an agent negotiates with a third party claiming to be an agent of the named principal, or the agent may negotiate a transaction between the third party and the so-called principal। आपने किसी बंदे को इजाजत नहीं दी हुई थी कि आप मेरे बिहाफ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन उस बंदे ने आपका नाम यूज करते हुए एक थर्ड पार्टी को ये महसूस करवाया कि वो आपका एजेंट है, और उस पार्टी ने ये समझते हुए कि मैंने उसको अपना एजेंट बनाया हुआ है, उन्होंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। फिलहाल तक क्योंकि मैंने उस बंदे को इजाजत दी हुई ही नहीं है, तो एजेंसी का कोई रिलेशनशिप इस वक्त तक मौजूद नहीं है। लेकिन जब उसने आगे मुझे मालूमात दी कि जी मैंने इस तरह, और बड़े आपका फ़ायदा है इस कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आप ये साइन कर लेंगे, आपके बिहाफ पे मैं ये बात डन कर आया हूँ, और मैंने ये बात महसूस की कि अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ तो मैं तो फ़ायदे में रहूँगा, और मैं कह देता हूँ कि ठीक है, तुम हाँ कर आए हो पहले से ही, बगैर मुझे बताए हुए, बगैर मेरी इजाज़त के, लेकिन चलो ठीक है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करता हूँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट या ये जो एजेंसी है, दिस इज बाय रेटिफिकेशन। मैंने बाद में एक्सेप्ट किया है, आप पहले ही कह आए थे, मैंने भी उस बात पे हाँ कह दी कि ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। इस तरह की अगर कोई एजेंसी क्रिएट हुई है कि पहले पहल आपने उस बंदे को इजाजत नहीं दी हुई थी, वो खुद ही जाके और कॉन्ट्रैक्ट कर आया, और आपने बाद में कहा कि ठीक है, इसको मेरी इजाजत हासिल है इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो इसको एजेंसी बाय रेटिफिकेशन कहेंगे। However, the person, ये मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, पहली लाइन मिडल से ऑनवर्ड। However, the person who has been named as the principal might then choose to accept the contract with the third party. This gives validity in retrospect to the actions of the person claiming to act as an agent of the named principal, and an agency relationship is created by ratification. Ratification means giving approval to or giving validity to something। ठीक है, मतलब भी उन्होंने बता दिया कि गिविंग अप्रूवल ऑफ समथिंग, उसको रेटिफिकेशन कहती है। ऐसा काम जो कि हो चुका है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, आपने उसको अप्रूव कर दिया है, बाद में अप्रूव किया है। उनको नहीं पता था कि इस बंदे को मेरी अप्रूवल हासिल है या नहीं है, लेकिन मैंने कह दिया कि हाँ जी ठीक है, इस बंदे को जो इसने जो बात आपसे की है मैं उसको पूरा करूँगा, तो इसको रेटिफिकेशन कहेंगे। फिर है एजेंसी बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल इज अ वर्ड यूज्ड इन लॉ टू मीन स्टॉप। स्टॉप से एस्टॉपल है और प्रिवेंट है। An agency relationship may be created when someone has led others to believe that
a person has the authority to act on his behalf. An express agency agreement does not in fact exist, but it may seem to other people that it does. If a third party then agrees a transaction with the person who appears to be the agent, the principal can be prevented from denying that an agency agreement does not exist. In other words, the principal cannot reject the agreement by saying that the person who was apparently acting as an agent was not in fact an agent. मेरे साथ हसीब साहब हुआ करते थे और मैं अलीना साहिबा के पास गया और मैंने इनसे कहा कि आप हसीब साहब के साथ कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स डिस्कस कर लें। हसीब साहब को मैंने इजाज़त दी हुई है, ये जैसे कहेंगे मामला मेरी तरफ से डन समझिएगा। हसीब साहब ने मेरे बिहाफ पे अलीना साहिबा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। 10,000 ऑयल के बैरल्स परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया, हसीब साहब ने ही किया, मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दी। नैयर साहब के पास भी मैं गया, मैंने कहा कि जी मैं हसीब साहब मेरे एजेंट के तौर पे काम करेंगे, आप इनके साथ डिटेल्स डिस्कस कर लें। हसीब साहब ने डिटेल्स आपके साथ डिस्कस की, मैंने उसके ऊपर साइन कर दिया। अब अगर अहमद रियाज साहब के पास हसीब साहब डायरेक्ट चले जाते हैं और अलीना और नैयर अहमद रियाज साहब को पहले ही बता चुके हैं कि हसीब साहब जो हैं ये सुलेमान साहब के एजेंट हैं और ये उनके बिहाफ पे डीलिंग करते हैं, और हसीब ने अहमद रियाज के साथ डीलिंग कर ली डायरेक्टली अपने बिहाफ पे, तो अब वो चीज मेरे ऊपर बाइंडिंग होगी और मैं ये नहीं कह सकता कि यार ये बंदा तो मेरा एजेंट है ही नहीं, क्योंकि मैं तमाम जो पहले कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं या लोगों को मैं ये बताता फिर रहा हूं कि यार ये बंदा मेरा एजेंट है, और लोग उसके साथ डीलिंग करते आए हैं, और अब अगर वो डील कर लेता है तो मैं उसको डिनाई भी नहीं कर सकता, रोक भी नहीं सकता। अब वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे करना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस मैं लोगों को बता देता हूं कि यार आज के बाद से इस बंदे के साथ अगर आपने डीलिंग की तो आप जाने, आपका काम जाने। शायद आपने आज तक अखबारों में एक इश्तिहार देखा हो, मुश्तरी होशियार बाश, और उसमें यह लिखा हुआ होता है कि इस बंदे का अब हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर आपने इसके साथ डीलिंग की, मैं अखबार में इश्तिहार दे रहा हूं, अगर आपने डीलिंग की तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, हमारे ऊपर वो चीज़ बाइंडिंग नहीं होगी। अब तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर आप ये काम नहीं करते, और हसीब साहब लोगों के जहन में तो यही है कि ये मेरे एजेंट हैं क्योंकि आपने ही बताया हुआ था, हसीब साहब डायरेक्टली जाके अब्दुल बासित साहब से या अहमद रियाज साहब से बात कर लेते हैं। अब आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। इसको कहते हैं एजेंसी बाय एस्टॉपल, कि आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, अब आपको ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। फिर है एजेंसी बाय नेसेसिटी। ये किसने ज्वाइन किया है जी? अच्छा, agency by necessity. Agency by necessity occurs in circumstances where there is no agreement between the parties, but an emergency requires that one party has to take action to protect the interest of the other party. A typical situation that might create agency by necessity happens when one person is in possession of property belonging to another person, and as a result of an unexpected emergency, the agent takes action to protect or safeguard the property of the principal
unless the agent takes the action, the principal will lose the property or the property will suffer significant damage. आपका लैंड है और लोग कब्जा ग्रुप उसके ऊपर कब्जा करने के लिए आ गया है। वहां पे जो आपके बंदे थे जो कि आपने रखे हुए थे मुलाजमीन, उन्होंने कब्जा छुड़वाने के लिए एक्शन लिया और उस एक्शन की सूरत की वजह से कुछ बात ऊंच नीच हो गई। अब ये उन्होंने आपके बिहाफ पे एक्शन लिया है क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी थी, बंदे आपके हैं। तो दिस इज एक्शन बाय नेसेसिटी, कि कोई इमरजेंसी हो गई तो जो एक्शन एजेंट्स ने ले लिया वो प्रिंसिपल के ऊपर बाइंडिंग होगा। और लास्ट जो है वो एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है। When a company is formed, its first directors are its agent by operation of law. और पार्टनर जो है इन अ पार्टनरशिप फर्म, वो भी उसका एजेंट है जो कि पार्टनरशिप के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है। तो डायरेक्टर्स हो गए और पार्टनर्स हो गए, ये कंपनी के बिहाफ पे क्योंकि काम कर रहे होते हैं, तो इनके लिए हुए एक्शंस कंपनी के ऊपर बाइंडिंग होंगे। तो ये एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर हम ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके ऊपर फिर ये है कि बात करेंगे। ठीक है। सीआर जो है वो बल्कि चले मैं एजाज साहब से आपका नंबर ले लूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है।